जय साथियों, राजस्थान ज्योग्राफी की इस क्लास में स्वागत है, जिसमें अपन कर रहे थे राजस्थान का प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप। इसका अपन ने पार्ट 1 कर लिया है। अब पार्ट 2 करने वाले हैं, जो कि अपन की दिशा बुक में से बेस्ट रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन ने सारे, और विद एक्सप्लेनेशन के लिए एक्सप्लेनेशन के साथ में, जिससे अपन का रिवीजन अच्छा हो रहा है, क्योंकि जो भी सारी चीज़ें वो भी क्लियर हो रही हैं और क्वेश्चंस के साथ में लगाते जा रहे हैं। ठीक है ना। तो आज अपन का नेक्स्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास में, राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष है? थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? ये अपन का पहला क्वेश्चन है। तो अपन ने अगर कल की क्लास आपने नहीं देखी है तो कल की क्लास ज़रूर देख लेना, उसमें सारी चीज़ें बता दी गई हैं। ठीक है, तो उससे आगे बढ़ रहे हैं अपन। थार का मरुस्थल अपन ने कल बात करी थी, टेथिस सागर का अवशेष है। और गोंडवाना लैंड का क्या है? अरावली और दक्षिण पूर्वी पठार, जो गोंडवाना लैंड के हिस्सा है, और टेथिस सागर का अवशेष अपन का राजस्थान का मरुस्थल है। ठीक है, जिसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे साथ में अपन। थार का रेगिस्तान एवं पूर्वी मैदानी भाग किसी समय टेथिस सागर का भाग था। टेथिस सागर के अवशेष के रूप में राजस्थान में आज भी सांबर, डीडवाना, पचपदरा, बालोतरा आदि खारे पानी की बड़ी झीलें, पलाया झीलें स्थित हैं। जो खारे पानी की बड़ी झीलें मिलती हैं, इनको क्या कहते हैं अपन? पलाया झीलें कहते हैं, जो कि आज भी स्थित हैं। आकलगांव, जैसलमेर के जीवाश्म प्रमाण भी इसी और इंगित करते हैं कि ये टेथिस सागर के अवशेष हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में से मिलती हैं? ये कलर चेंज कर लूँगा एक बार, ब्लू कलर ठीक है, रेडी सही है ना। तो ये देखते हैं, पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? पलाया झीलें मिलती हैं अपन की किस में? थार के मरुस्थल में। मरुस्थल में मिलती हैं अपन खारे पानी की झीलें और पलाया झीलें, जो कि पलाया झीलें भी कहते हैं इनके। गोंडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भूआकृतिक विभाग का भाग है? गोंडवाड़ प्रदेश किस भाग का? पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिम शुष्क प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश, पठार या गग्गर प्रदेश? गोंडवाड़ प्रदेश किस भाग का है? ये पश्चिम शुष्क प्रदेश का। ठीक है, किस बृहद भूभाग का भाग है? पश्चिमी राजस्थान के अर्धशुष्क मैदान के उपखंड लूनी बेसिन को गोंडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। अच्छा, लूनी बेसिन को क्या कहा जाता है? गोंडवाड़ प्रदेश कहा जाता है, जो कि किसका? अर्धशुष्क पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है अपन के। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? थार के मरुस्थल से कौन सी विशेषता संबंध नहीं है, देखते हैं अपन। शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु है, ये तो बिल्कुल सही है। मरुस्थल में तो है ये चीज़, रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ये भी सही है। सदाबहार वन कहाँ से मिल जाएंगे भाई? कांटेदार वन पाए जाते हैं यहाँ पे, और बालू के स्तूप पाए जाते हैं, ये भी सही है। ठीक है ना, उनका आंसर मिल गया। थार के मरुस्थल में कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जबकि सघन सदाबहार वन दक्षिण पूर्वी पठार में पाए जाते हैं। सी ठीक, कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण पूर्वी पठार में प्रदेश में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में मानव की पसंदीदा जगह जहाँ 1.9 उल्कापिंड गिरे हैं। ओए है, अंतरिक्ष में मानव की पसंदीदा जगह कौन सी है जहाँ 1.9 उल्कापिंड गिरे? देख लेते हैं अपन कौन सी है भाई साहब। मेरे हिसाब से तो रेगिस्तान ही है। कौन सी है? ये लो, रेगिस्तान अपन का ऑप्शन में है, तो रेगिस्तान ही है जहाँ पे 1.9 उल्कापिंड गिरे हैं। पिछले 1 दशक में सर्वाधिक उल्कापिंड थार के रेगिस्तान में गिरे हैं। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चोलिस्तान कहा जाता है। जैसे पाकिस्तान को नाम, जैसे इन मरुस्थल को नाम रख दियो चोलिस्तान। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है। ठीक है, थार का मरुस्थल और जगह की अपेक्षा अपन के थार के मरुस्थल में सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है। बाप बोल्डर्स बेड़ राजस्थान के किस जिले में है? ये जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़। जैसलमेर और जोधपुर दोनों में हो सकता है। जोधपुर बता रखे है इसके अंदर आंसर, तो जोधपुर मान लेंगे अपन। परमियन कार्बोनिफेरस जिसे क्या कहते हैं? बाप बोल्डर बेड़, फलोदी जिले, पूर्व में पहले जोधपुर था, अब फलोदी कि बाप गांव में है। गांव का नाम क्या है? बाप। वहीं पे कहाँ स्थित है? बाप बोल्डर्स बेड़। आसपास गोलास में सस्तर तालचीर बोल्डर बेड़ के समकालीन माने जाते हैं। ठीक है, परमियन कार्बोनिफेरस बाप बोल्डर, जो कि प्रेजेंट में फलोदी में और पहले जोधपुर में था। बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है। कार्बोनिफेरस अभी देख के आए अपन। पश्चिमी राजस्थान में रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? ये बड़ी काम की चीज़ है ना। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कितना है?
मुक्त क्षेत्र 41.5% बालू का स्तूप मुक्त है और बाकी बचा कुचा बालू का स्तूप युक्त है। जैसे अब ये देखते हैं एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर अपन तो पाते हैं कि स्तूपों का विस्तार कितना, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र तो कितने और क्षेत्रफल और मस्तूली है, ठीक है। 41.50% एरिया में तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है और 0 से 20% क्षेत्र प्रभावित है क्षेत्र में 11, बाकी सब ये बचे कुछ है 41.50 को छोड़कर ये 41.50 में बालू का स्तूप मुक्त है। यहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं और बाकी में पाए जाते हैं, ठीक है, जो अप्रोक्सीमेट 60 के करीब बैठे हुआ। तो राजस्थान के पश्चिमी रेतीली मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए कितने क्षेत्र में 41.5% में तो पाए जाते हैं, क्या नहीं पाए जाते, बालू का स्तूप मुक्त है और बचे कुछ 60% में पाए जाते हैं बालू का स्तूप, ठीक है। पश्चिमी रेतीली मरुस्थल का लगभग 59 से 60% भाग बालू का स्तूपों से आच्छादित है, ठीक। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप प्रकार नहीं है, कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है राजस्थान में, थली, बरखान, पैराबोलिक, सीफ। ये थली, सीप और पैराबोलिक, ये बरखान, पैराबोलिक और सीप, ये तो बालू का स्तूप के प्रकार है, थली प्रकार नहीं है। थली क्या है इसको देख लेते हैं अपन एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत। थली बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश को जानते हैं। बालू का स्तूप मुख्य रूप से मिट्टी के अपरदन और निक्षेपण का प्रतिफल है, बिल्कुल सही बात है। बालू का स्तूप कैसे बने, मिट्टी के अपरदन और निक्षेपण से। इन्हें टीले, टीवे, धोरे या साहित्यिक भाषा में धरियन कहते हैं। जैसलमेर की स्थानीय भाषा में धरियन भी कहा जाता है इनको, ठीक है। टीले, टीवे, धोरे, धरियन, ठीक है। बालू का स्तूप को आदि नामों से जाना जाता है। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर तथा सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर ग्रामीण में पाए जाते हैं। सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, जोधपुर ग्रामीण में, ठीक है। और सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में, है ना काम की चीज़। बालू का स्तूप के प्रकार देखते हैं। पवन की गति के अनुसार बालू का स्तूप कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के बताएं। पवन की गति के अनुसार कौन कौन से, अनुदैर्ध्य, पवनानुवर्ती या रेखीय बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य, पवनानुवर्ती, जो कि पवन की दिशा के अनुसार जा रहे हैं वो पवनानुवर्ती, और रेखीय रेखा के अनुसार है वो रेखीय बालू का स्तूप, ठीक है। एक तो और बरखान, दूसरे टाइप का है बरखान, बरछा या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। बरखान कौन से प्रकार के होते हैं, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को अपन कहते हैं बरखान। और रेखीय बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप या पवनानुवर्ती, वो एक ही है पवन की गति के अनुसार। और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो कि ट्रांसवर्स ड्यून्स होते हैं, अनुप्रस्थ 90 डिग्री पे होते हैं जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ठीक है। ये पवन की गति के अनुसार थे 3। और आकृति के अनुसार कौन कौन से हैं, पैराबोलिक बालू का स्तूप जिनकी परवलयाकार आकृति होती है वो पैराबोलिक बालू का स्तूप, सीप बालू का स्तूप और तारा बालू का स्तूप। कौन कौन सा, सीप, तारा, पैराबोलिक, ये कौन से आकृति के अनुसार है 3, ठीक है। तो पवन की गति के अनुसार 3, आकृति के अनुसार 3, पैराबोलिक, सीप और तारा। और पवन की गति के अनुसार अनुदैर्ध्य, बरखान और अनुप्रस्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है बालू का स्तूपों का प्रकार। बालू का स्तूप पैराबोलिक है, बरखान है, सीफ है, तीनों देख के आए अपन। ये एनसेल वर्ग, ये बालू का स्तूप नहीं है। एनसेल वर्ग ग्रेनाइट निर्मित आबू पर्वत खंड है, ये क्या है, आबू पर्वत खंड। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तारा, मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर। ये कहाँ पाए जाते हैं, मोहनगढ़ और सूरतगढ़ क्षेत्र में पाए जाते हैं तारा बालू का स्तूप, ठीक है, जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर में। तारा बालू का स्तूप स्टार एंड ड्यून्स कहते हैं इनको, जो हम्मादा के चारों ओर पाए जाते हैं। किसके, हम्मादा के चारों ओर पाए जाने वाले बालू का स्तूपों को तारानुमा बालू का स्तूप कहा जाता है। तारा बालू का स्तूप जैसलमेर के मोहनगढ़, पोखरण क्षेत्र तथा गंगानगर के सूरतगढ़ में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं ये, जैसलमेर के मोहनगढ़ में, पोखरण में और गंगानगर के सूरतगढ़ में मिलते हैं तारा बालू का स्तूप, ठीक। अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान में किन जिलों में मिलते हैं, अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान में किन जिलों में मिलते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये बीकानेर और गंगानगर में मिलते हैं, बताएं। बीकानेर और गंगानगर में अनुप्रस्थ बालू के स्तूप मिलते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, इनकी ऊंचाई 10 से 40 मीटर एवं स्तूपों की मध्य दूरी 500 से 1000 मीटर होती है। ये पवनों की दिशा के समकोण बनने वाले स्तूप हैं। अनुप्रस्थ कैसे होते, समकोण पे बन रहे वही तो स्तूप है अनुप्रस्थ। तो ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, जिनकी 500 से
1000 मीटर के मध्य दूरी होती है और 10 से 40 मीटर ऊंचाई होती है इनकी। ये बीकानेर में मिलते हैं, हनुमानगढ़ के रावतसर में, गंगानगर के सूरतगढ़ में, चूरू झुंझुनू जिलों में मिलते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किन क्षेत्रों में अनुपस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? अभी भी देख के आए अपन, बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर, गंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र में, जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ में, हनुमानगढ़ जिले के नौहर क्षेत्र में। ये गलत है यार, नौहर क्षेत्र में थोड़ी मिलता है। हनुमानगढ़ के तो अभी देख के आए अपन, हनुमानगढ़ के कौन से क्षेत्र में मिलते हैं? हनुमानगढ़ के में मिल रहा है रावतसर के अंतर्गत, ठीक। और गंगानगर के सूरतगढ़ में, ये सही है, गंगानगर के सूरत में। बीकानेर जिले के पुंगल में नहीं मिलते, ये बीकानेर में मिलते हैं, ठीक है। तो बीकानेर के पुंगल क्षेत्र में मिलते हैं। बीकानेर में पूरे में मिल रहा है तो पुंगल क्षेत्र में मिलेंगे, और गंगानगर के जिले के सूरतगढ़ में मिल रहा है, ये भी मिलेंगे। जैसलमेर का कोई वो नहीं था, और नौहर क्षेत्र में ये मिलते नहीं है, रावतसर में मिलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है अपन का? 1 और 2, 3 सही है, ठीक है। थार के मस्तों में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत की टीलों को क्या कहा जाता है? अर्धचंद्राकार अभी देख के आए अपन, बरखान, जो कि कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, ठीक है। बरखान या बरछान अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है जो 20 से 35 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में? 20 से 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्र में कौन से प्रकार के बालू के स्तूप पाए जाते हैं? बरखान प्रकार के बालू के स्तूप पाए जाते हैं, और 10 से 20 मीटर ऊंचाई होती है इनकी, और 100 से 200 मीटर तक चौड़ाई तक फैले हैं। मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान बरखान बालू का स्तूप का होता है। भाई सब सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? मरुस्थल में बालू का स्तूप पाया जाता है। कौन से? बरखान, क्योंकि ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? गतिशील। भालेरी चूरू में पाए जाते हैं, जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़, लूनकरणसर, करणी माता देशनोक बीकानेर में भी है, करणी माता देशनोक बीकानेर में, बाड़मेर में भी है, बालोतरा में भी है, ओसियाँ, जोधपुर, डिडवाना, कुचामन, मतलब ज़्यादातर में जो रेगिस्तान में इनके जिले हैं उन सब में पाए जाते हैं। बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनामुखी विमुखी ढाल वाला होता है। गतिशील होते हैं तो पवन की ढाल के अनुसार होता है ना। बरछान या बरखान है रेत के टीले, सीधी सी बात है। अभी देख के आए अपन, बरछान या बरखान क्या है? रेत के टीले। बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्र में, 20 से 35 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 35 ये है नहीं, ये है नहीं, 20 सेंटीमीटर, 20 से 35 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये, ठीक है। बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? अभी बहुत सारी चीज़ें अपन, ओसियाँ जोधपुर पढ़ा था अभी अपने, देशनोक बीकानेर में पाए जाते हैं, भालेरी चूरू में, दांता रामगढ़ बीकानेर ये कतई नहीं पढ़ा होगा अपन ने। तो 1, 2 एवं 3 ये सही अपन का आंसर आ जाएगा। बरखान किस प्रकार का? बरखान या बरकान इस तरह कहती किस भौतिक विभाग के संबंध है? बरखान या बरकान ये मरुस्थल से संबंध है अपन की, ठीक है। सीफ है, सीफ ये अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। सीफ अनुदैर्ध्य या रेखीय है, ठीक है। बरखान के निर्माण में जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की भुजा आगे की ओर समानांतर बढ़ जाती है, जैसे सीप कहा जाता है। बरखान के अर्धचंद्राकार निम्न भूमि क्षेत्र में उपजाऊ भूमि रोही कहलाती है। जब बरखान का अर्धचंद्राकार बनता है, अर्धचंद्राकार आकृति बनती है बरखान से, तो जो यहाँ पे उपजाऊ भूमि है उसे अपन रोही कहते हैं, ठीक है। समानांतर बढ़ती जाती है उस भुजा को अपन सीप कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं अपन के सीफ, जिनके अपन रेखीय बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप भी कहते हैं। राजस्थान के थार मरुस्थल में द्रस्तती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप चिन्हित है? ये द्रस्तती नदी घाटी में अपन किस प्रकार के बालू का स्तूप है? रेखीय पवनानुवर्ती बालू का स्तूप है, ठीक है। कहाँ पर है ये? थार मरुस्थल के द्रस्तती नदी घाटी में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अपन। अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप है, ये अनुदैर्ध्य पवनानुवर्ती रेखीय बालू का स्तूप है। इनका विस्तार सर्वाधिक जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम भाग में, जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों में भी इनका विस्तार है। जोधपुर और बाड़मेर में इन रेखीय बालू के स्तूपों की ऊंचाई 10 मीटर से 60 मीटर के मध्य होती है। कितनी की इनकी ऊंचाई? 10 से 60 मीटर। पवनानुवर्ती होते हैं, पवनों की दिशा के समानांतर होते हैं, और बनने वाले सीप वाले स्तूप हैं ये। सीप स्तूप कैसे हैं? सीप अनुदैर्ध्य, रेखीय और पवनानुवर्ती।
जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? जैसलमेर में किस प्रकार के पाए जाते हैं? परवलिक भी पाए जाते हैं, अनुदेतर भी पाए जाते हैं। जैसलमेर के अंतर्गत दोनों पाए जाते हैं। दोनों ऑप्शन है तो दोनों सही है। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में बरखान एवं सीप, बरखान एवं परवली, बरखान एवं पवनमुखी, बरखान एवं ये बरखान एवं परवल है पश्चिमी राजस्थान में। जैसलमेर भी वहीं पे आ जाएगा ना। तो सीफ पवन विमुखी रेखी है आदि अनुदैर्घ्य तथा बरखान परवली अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। सीप भी पाए जाते हैं, पवन विमुख रेखीय भी पाए जाते हैं और अनुदैर्घ्य तथा बरखान भी पाए जाते हैं। परवली अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है। रेगिस्तान में थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पटी पड़ी है? थार मरुस्थल में किस प्रकार के बालू का स्तूप ज़्यादा है? ये परबल है थार मरुस्थल के अंदर। राजस्थान के विपरीत या हेयरपिन जैसा बालू का स्तूप को परवलिक बालू का स्तूप कहते हैं। कैसे? हेयरपिन की आकृति के समान होते हैं ये। पैराबोलिक परवलिक बालू का स्तूप। इस प्रकार के बालू का स्तूप बीकानेर राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। सर्वाधिक कहाँ पे? ये पैराबोलिक बालू का स्तूप बीकानेर राजस्थान में। ठीक है। पैराबोलिक परवलिक बालू का स्तूप का विस्तार संपूर्ण मरुस्थल क्षेत्र में है। सबसे ज़्यादा पूरे मरुस्थल में यही है पैराबोलिक। ठीक है। थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? ये वही बालू का स्तूप है। पैराबोलिक एक तरह से पढ़ रहा है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख अधिकांश बालू के स्तूप हैं ये पैराबोलिक ही हैं। ये भी अपन काफ़ी देर से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे प्रमुख और सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं पैराबोलिक मरुस्थल के अंतर्गत। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कौन सा है? ये फलोदी पोखरण। फलोदी पोखरण में बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। यहाँ भी पाए जाते हैं कोई ना कोई से, यहाँ भी और यहाँ भी। फलोदी पोखरण में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है ये। ठीक है। अब बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र क्या होता है देख लेते हैं। मरुस्थल के अधिकांश भाग में बालू का स्तूपों का अभाव है। ठीक है। इस क्षेत्र को बालू का स्तूप रहित प्रदेश कहा जाता है। यह प्रदेश जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र में है। पोखरण तहसील के लगभग आधे भागों में और फलोदी जिले के दक्षिण में पश्चिम क्षेत्रों में विस्तृत है। कहाँ? पोखरण तहसील के दक्षिण आधे भाग में और फलोदी जिले के दक्षिण भाग में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पाया जाता है। ठीक है। सही कथन का चयन करें। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। चूरू में मिलते हैं और झुंझुनू में। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त है? नहीं, ये गलत है। आज जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त थोड़ी है। पुष्कर क्षेत्र में अवरोधी बालू का स्तूप मिलते हैं। 1 और 2 ये अपन का तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक। अपन देख बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र तो अपन जैसलमेर देख लिया, पोखरण देख लिया, है ना। और ये है अपन के राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रेट, वही ड्यून बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र ड्यून। पाली, जालौर, बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण। अभी देख के आए अपन बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। ठीक है। लाठी सीरीज क्या है? इसमें ऐसा वैसा क्वेश्चन बनता ही है। लाठी सीरीज देख लेना इसको ढंग से। ये भूमिगत जल पट्टी है लाठी सीरीज। ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लाठी सीरीज क्षेत्र जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सहारे। कहाँ से? पोखरण से, जैसलमेर पोखरण से मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सहारे एक भूगर्भीय पट्टी। अब पृथ्वी के अंदर जल, भूगर्भीय का मतलब जल की चौड़ी पट्टी है। इसे भौगोलिक बेल्ट से लाठी सीरीज कहते हैं। कहाँ? मरुस्थल में जो कि चौड़ी पट्टी है पृथ्वी के अंदर, जैसे लाठी सीरीज कहते हैं, जहाँ पर जल भरा हुआ है। ठीक है। यहाँ टर्सराकालीन अपसादी चट्टानों में तेल एवं गैस के भंडार मिलते हैं। कौन से काल में? टर्सरीकालीन काल अपसादी चट्टानों में तेल और गैस के भंडार मिलते हैं। चांदन नलकूप। कौन सा नलकूप? चांदन। कम गहराई में अधिक पेयजल आपूर्ति के कारण थाड़ का गड़ा कहलाता है। यहाँ पे बहुत कम गहराई में पानी निकल जाता है चांदन नलकूप में, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? थार का गड़ा कहते हैं चांदन नलकूप को। ठीक है। अपनी कौन सी? टर्सरीकालीन अपसादी चट्टानों में तेल के गैस के भंडार से बनी है। कौन सी? लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है इसको, जिसके अंदर पृथ्वी के अंदर क्या मिलता है? जल मिलता है, जो कहाँ से? पाकिस्तान के वो जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ तक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, थार का गड़ा किसे कहते हैं? अभी देख के आए अपन चांदन नलकूप को क्या कहते हैं? थार का गड़ा। थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बालू का स्तूप की अधिकता पाई जाती है। ये पहले ही गलत है यार। यहाँ बालू का स्तूप थोड़ी पाया जाता है लाठी सीरीज में।
प्राकृतिक तेल गैस के भंडार मिले हैं यहाँ से, बिल्कुल सही बात है। अपसारी चट्टानों से निर्मित है, ये भी सही है। भूमिगत जल का अच्छा स्रोत है, ये भी सही है। भूमिगत जल पाया जाता है, अब जब तो लाठी सींच के नहीं। अब किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? कौन से जिले में ये है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर के अंदर है अपन का, ठीक। आकलगांव जैसलमेर आकलगांव जैसलमेर के जैसलमेर बाड़मेर मार्ग पर स्थित इस क्षेत्र में काष्ठ जीवाश्म पार्क, जिसे कहते हैं अपन वुड फॉसिल पार्क, और आकलगांव में होने के कारण इसको आकलगांव वुड फॉसिल पार्क भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ 21 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 18 करोड़ वर्ष पूर्व, 21 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कितने के वर्ष पूर्व? 18 करोड़ वर्ष पूर्व सागरीय जीवाश्म पाए गए। आकल वुड फॉसिल पार्क का समय जुरासिक काल का है। कौन से काल का? जुरासिक काल का। कौन से पार्क का? आकल वुड फॉसिल पार्क का। कहाँ पर है ये? जैसलमेर में, ठीक है। कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ मिलते हैं इसमें? सागरीय जीवाश्म 18 करोड़ वर्ष पूर्व। यहाँ विश्व में प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष मिले हैं। प्राचीनतम लकड़ी कहाँ से मिली है? आकल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर। जैसलमेर स्थित आकल काष्ठ जीवाश्मों की आयु का लगभग कितनी मानी गई है? ये 18 करोड़ वर्ष पूर्व की आयु मानी गई है इनकी, ठीक है। और राजस्थान में आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है? ये आकल में ही है, आकल गांव जैसलमेर में, ठीक। निम्न थार मरुस्थल के भाग हैं। गढ़वाल प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, बनास बेसिन नहीं है। बनास बेसिन तो बनास नदी के उधर की साइड आ जाओ, और राबली से इधर घग्गर का मैदान, ये तीनों आ जाएंगे। 1, 2 और 4 कौन से में? तीसरे ऑप्शन में, ठीक है। ये अपन का आंसर है। नेक्स्ट ये पढ़ लेते हैं अपन पहले। अर्धशुष्क मैदान। अर्धशुष्क मैदान बांगर प्रदेश का विभाजन कौन कौन से क्षेत्र में किया गया? घग्गर क्षेत्र में, और नागौरी उच्च प्रदेश में, और कौन सा? शेखावटी क्षेत्र में, और लूनी बेसिन में। 4 भागों में बांटा गया है इसको। तो अपन इसको चारों भागों को अच्छी तरीक़ा से देखते हैं, है ना। अर्धशुष्क मैदान बांगर प्रदेश का विभाजन। सबसे पहले घग्गर प्रदेश को जान लेते हैं अपन। घग्गर प्रदेश एक काली चिकनी मिट्टी से बने उपजाऊ प्रदेश का विस्तार। काली चिकनी मिट्टी से बने उपजाऊ प्रदेश का विस्तार कहाँ पे? घग्गर क्षेत्र का विस्तार गंगानगर और हनुमानगढ़ में जिलों में सबसे उत्तरी भागों में है, जहाँ प्राचीन काल से ही घग्गर नदी हिमालय से निकलकर, घग्गर नदी कहाँ से निकल कर आती है? हिमालय से निकल कर आती है, और इस प्रदेश में बहती है। घग्गर नदी के पाट को राजस्थान में नाली कहते हैं। क्या कहते हैं? घग्गर नदी के पाट को राजस्थान में नाली कहा जाता है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से। विस्तार अधिक सबसे ज़्यादा कहाँ है? गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिलों में। अब बात करते हैं अपन नागौरी उच्च प्रदेश की। किसकी? नागौरी उच्च भूमि या उच्च प्रदेश। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 300 से 500 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। और नागौरी उच्च प्रदेश नागौर, डीडवाना, कुचामन जिले में विस्तृत है। कहाँ? नागौर और डीडवाना, कुचामन में। इसका अधिकांश भाग अंतःप्रवाही है, जिसके धरातल में कई गर्त पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा का जल भर जाने से खारे पानी की मौसमी झीलें बन जाती हैं। कैसी? खारे पानी की झीलें बन जाती हैं वर्षा का जल भर जाने से नागौरी उच्च भूमि के अंदर, जिससे नमक उत्पादन किया जाता है। जैसे सांबर, डीडवाना आदि नमक झीलें इसी प्रदेश में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं सांबर और डीडवाना झीलें? नागौरी उच्च भूमि में प्रदेश में, ठीक है। इस प्रदेश में सोडियम तत्व की अधिकता होने के कारण यह बंजर बस रेतीला प्रदेश है, बंजर भूमि है। नागौर से अजमेर मध्य फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र कुबड़ पट्टी पाई जाती है। यहाँ फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र कुबड़ पट्टी कहाँ पाई जाती है? नागौरी उच्च भूमि प्रदेश में। अब बात करते हैं अपन शेखावटी प्रदेश की, शेखावटी क्षेत्र की। ये आंतरिक जल प्रवाह का मैदान है। ये वो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 450 मीटर है, ठीक है। शेखावटी प्रदेश राजस्थान का उत्तर पूर्वी भाग अंतःप्रवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कौन सा? अंतःप्रवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है शेखावटी क्षेत्र, जिसकी समुद्र की ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर जाना जाता है। अरावली श्रेणी के दक्षिण पूर्व में एक और उपजाऊ मैदान तथा दूसरी तरफ शेखावटी क्षेत्र स्थित है। एक और तो उपजाऊ मैदान है इसके साइड में दक्षिण पूर्व में, और दूसरी तरफ शेखावटी क्षेत्र है। शेखावटी भूभाग की स्थलाकृति ऊबड़ खाबड़ बालू के टीलों द्वारा परिलक्षित होती है। ऊबड़ खाबड़ बालू के द्वारा परिलक्षित होती है। ये संपूर्ण क्षेत्र अंतःप्रवाही है। कैसा है? अंतःप्रवाही। जो चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन का उत्तरी भाग तथा उत्तरी नागौरी का कुछ हिस्सों में फैला हुआ है, ठीक। चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन ये शेखावटी प्रदेश के भाग हैं। इस क्षेत्र में अधिकांशतः बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। शेखावटी क्षेत्र में कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं? बरखान। अब बात करते हैं अपन लूनी बेसिन की, जो कि अपन गढ़वाल प्रदेश भी कहते हैं। अपन लूनी बेसिन को क्या कहते हैं? गढ़वाल प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थल के इस प्रदेश में लूनी व उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। लूनी प्रदेश बेसिन में लूनी व सहायक नदियाँ
पाली, सिरोही, जोधपुर, जालौर आदि जिलों में विस्तृत है। ये कौन कौन से? पाली, सिरोही, जोधपुर और जालौर में। सभी नदियाँ अंशकालीन हैं इसकी। और लूनी बेसिन में सबसे अधिक विस्तृत मैदानी भाग समतल प्राचीन कांपीय, कैसा? समतल प्राचीन कांपीय मैदान का है अधिकांश भाग, जो संपूर्ण बेसिन का 47.51% भाग को घेरता है। संपूर्ण बेसिन कितने? 47.51% भाग को घेरता है। लूनी नदी का पानी बालोतरा जिले तक पहाड़ी अब्बा तंत्र के कारण मीठा है। पहाड़ी अब्बा तंत्र है बालोतरा जिले तक, तो इसका पानी कैसा है? मीठा। फिर इसके बाद में नमक युक्त चट्टानों, नमक के कणों युक्त एवं मरुस्थलीय प्रदेश के अब्बा तंत्र के कारण खारा पाया गया, इसलिए इसको खारी मीठी खारी नदी भी कहते हैं, क्योंकि हम दोनों तरह का पानी पाया जाता है, मीठा और खारा। ज्ञातव्य है कि बाड़मेर के बाद बाड़मेर व जालौर का वह भाग जो गुजरात के कच्छ को स्पर्श करता है, बाड़मेर और जालौर का वह भाग जो गुजरात के कच्छ को स्पर्श करता है, जहाँ पूर्व में समुद्र था, पहले समुद्र था, उस क्षेत्र को नेहड़ कहते हैं। नेहड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये थे अपन के चारों प्रदेश। कौन कौन से? लूनी बेसिन, शेखावाटी क्षेत्र, नागौरी उच्चभूमि और घग्गर का क्षेत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? आंतरिक प्रवाह के लिए अभी देख के आए अपन, कौन सा जाना जाता है? कौन बताएगा भाई साहब? शेखावाटी क्षेत्र जाना जाता है कि नहीं जाता है? बहुत पढ़ो तो अपन ने थोड़ी देर पहले ही। तो कहाँ है इसके अंदर शेखावाटी? अरावली मध्य, ये शेखावाटी क्षेत्र है। ठीक है, ये अपन का आंसर है। और लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भूआकृतिक क्षेत्र का एक भाग है? पूर्वी मैदान, अरावली, दक्षिण पूर्वी मरुस्थल का भाग है लूनी बेसिन। बात खत्म। गौड़वाड़ प्रदेश लूनी बेसिन को ही कहा जाता है। लूनी जवाई बेसिन को गौड़वाड़ प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, फिर गौड़वाड़ आ गए। गौड़वाड़ बेसिन राजस्थान किस वृहद भूआकृति में? थार मरुस्थल में पाया जाता है। लूनी बेसिन मरुस्थल में, तो गौड़वाड़ प्रदेश ही मरुस्थल में। ठीक है, लूनी जवाई बेसिन के अन्य किस नाम से जाना जाता है? लूनी जवाई बेसिन को गौड़वाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन ढंग से पढ़ी है वाल वाली, तो क्वेश्चन ऐसे उठ रहे हैं ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर अर्धशुष्क में सम्मिलित नहीं है? राजस्थान बांगर अर्धशुष्क में सम्मिलित नहीं है। कौन सा? गौड़वाड़ प्रदेश, आंतरिक प्रवाह का मैदान। आंतरिक प्रवाह का मैदान कैसे कहते हैं अपन? शेखावाटी क्षेत्र से। गौड़वाड़ प्रदेश लूनी बेसिन से। और नमकीन झीलें कहाँ पाई जाती हैं? नागौर उच्चभूमि में। तो 56 का मैदान इसमें करेक्ट आंसर है, यहाँ में सम्मिलित नहीं है। यानी पूछिए, राजस्थान का बांगर या अर्धशुष्क क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। ये है अपन का आंसर, 56 का मैदान। नागौरी उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में निम्न में से कौन सी है? नागौरी उच्च भूमि की औसत ऊंचाई कौन सी है? 300 से 500 मीटर नागौरी उच्च भूमि की औसत ऊंचाई है। ये आंसर अपन का अभी देख के आए अपन। ये रही नागौरी उच्च भूमि कहाँ है? ये रही नागौरी उच्च भूमि, जो कि समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 500 मीटर है, और शेखावाटी क्षेत्र की 450 मीटर है। तो आज की क्लास अपन की कंप्लीट हुई, जिसमें अपन ने यहाँ तक कवर कर लिया है, काफ़ी बहुत कवर कर चुका है। अगर जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है तो पहली ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसके बाद में ये वाली क्लास अच्छी लगेगी। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर कवर हो गई हैं और आधी चीज़ें इसके अंदर कवर हो गई हैं, और कुछ क्लास में पूरा 2 क्लास और होंगी जिसके अंदर अपन पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और रिवीजन भी हो रहा होगा अच्छी तरीके से। तो जिस क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लाइक करने से यार, सब्सक्राइब और लाइक करने से हिम्मत मिलती है थोड़ी सी यार, बनानी चाहिए अपन को क्लास। तो देख लेना, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।